थर्ड टाइप का जो कंस्ट्रक्टर आया वो है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर के जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी कॉपी की जाएगी, ऑब्जेक्ट में जो डेटा होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। इसमें पहले कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कॉपी किया जाता है। जो डेटा पहले ऑब्जेक्ट में होता है वही डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट पे कॉपी हो जाता है। ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट को कॉपी किया जाता है। जो डेटा पहले ऑब्जेक्ट में होता है वही सेकंड में कॉपी हो जाता है। तो देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारे मेन फंक्शन में जाके डिफरेंस आता है प्रोग्राम में, बाकी ऊपर वाला तो सेम रहता है। तो यहाँ पे हेडर फाइल लगाई यूजिंग नेम स्पेस को यूज़ किया, क्लास बनाई स्टूडेंट नाम से, प्राइवेट उसके डेटा मेंबर लिए इंट ABC, पब्लिक में कंस्ट्रक्टर को बनाया और कंस्ट्रक्टर में क्या किया, A में X, B में Y और C में A+B दे दिया। और यहाँ पे डिस्प्ले एडिशन इज C सेम है, यहाँ पे क्लास को क्लोज कर दिया। लेकिन जब इंट मेन फंक्शन आया तो उसमें देखो क्या हुआ, इंट मेन में स्टूडेंट क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बना S1 और S1 में पैरामीटर की वैल्यू दे दी गई 5 और 6। वैल्यू कितनी दी, 5 और 6 दे दी। तो जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो कहाँ आ गया कंस्ट्रक्टर कॉल होके, यहाँ पे, और वैल्यू आ गई 5 और 6। तो A में 5 जाएगा, B में 6 जाएगा और C की वैल्यू 11 हो जाएगी। C की वैल्यू 11 हो गई यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, S2 S1, S2 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसमें कॉपी हो गया S1। यहाँ पे आप देखो ये दोनों कॉपी कंस्ट्रक्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे S2 में S1 कॉपी हो रहा है और S1 की वैल्यू कितनी थी, 5 और 6। तो S2 में भी जो पैरामीटर पास होंगे वो होंगे 5 और 6। S3 बराबर S2 में 5 और 6 हैं तो S3 में भी क्या जाएंगे, 5 और 6। कॉपी करने के दो तरीके हैं, या तो करो आप कॉपी S2 ब्रैकेट S1 या फिर S3 इज इक्वल टू S2। यहाँ पे क्या हुआ, S1 कॉपी हो गया S2 में और S2 कॉपी हो गया S3 में। दोनों वे ठीक हैं, एक तो इस वे से कॉपी होता है और एक इस वे से कॉपी कर सकता है। तो इस प्रोग्राम में दोनों ही दिखाए हुए हैं कि आप ऐसे कॉपी कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट की। तो पहले ऑब्जेक्ट में जो डेटा होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाता है। तो यहाँ पे जब S1 क्रिएट किया, S1 में वैल्यू पास हुई पैरामीटर की 5 और 6। तो जब ऊपर जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू 5 और 6 हो गई और ये फंक्शन जो है वो पूरा डिफाइन यहाँ पे कर दिया और उसकी कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद जैसे ही S2 क्रिएट हुआ तो S1 उसमें कॉपी हो गया, S2 में कॉपी हो गया। तो S2 में भी कितनी वैल्यू पास हुई, 5 और 6। तो दोबारा से जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हमने कहा कि फंक्शन कॉल होगा, तो फिर से इसमें वैल्यू कॉल हो गई 5 और 6। उसके बाद जैसे S3 क्रिएट हुआ तो S2 की वैल्यू जो है वो पास हो गई, तो उसमें भी कितनी वैल्यू पास हुई, 5 और 6। तो ये दोनों कॉपी कंस्ट्रक्टर थे। उसके बाद S1 डॉट डिस्प्ले आया, तो S1 डॉट डिस्प्ले में भी क्या वैल्यू थी, 5 और 6 होके 11 आई थी यहाँ पे। तो ये एडिशन इज 11 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब S2 डॉट डिस्प्ले आया वो भी क्या होगा, 5 और 6 था, तो फिर से क्या हो गया, 11 रिजल्ट आएगा। और जब S3 को डॉट डिस्प्ले हुआ तो वो भी क्या हो जाएगा, एडिशन इज 11। इसलिए हमारे पास तीन जो है वो आउटपुट सेम आई, एडिशन इज 11, एडिशन इज 11, एडिशन इज 11, क्योंकि जो पहला ऑब्जेक्ट बना था S1 उसकी वैल्यू 5 और 6 थी, वो S2 में कॉपी हो गया तो S2 की वैल्यू भी 5 और 6 हो गई। जब S3 क्रिएट हुआ तो उसमें S2 कॉपी हो गया और S2 की वैल्यू 5 और 6 थी, तो S3 की वैल्यू भी 5 और 6 हो गई। तो इस प्रकार से तीनों वैल्यू जो है वो इसकी सेम आई। फोर्थ आता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग।
कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो उससे पहले मैं एक ओवरलोडिंग बताती हूँ कैसे होता है। एक जैसे हम पढ़ते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो अगर आप सिर्फ प्लस ले रहे हो, एक सिंपल सा एक सिंगल ही निशान है ये, जो क्या है, एक एडिशन ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन सा है, ये एडिशन का काम करता है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, एडिशन करता है। लेकिन जब हम प्लस प्लस कर देते हैं, मीन्स इस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हो गई, एक से ज़्यादा बार ये लिखा गया और ये कोई और ऑपरेटर बन गया। अब ये तो है एडिशन ऑपरेटर यहाँ पे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, और ये है हमारे पास यूनरी ऑपरेटर जो कि इंक्रीमेंट करता है। सिंबल तो वही है प्लस का ही, लेकिन उस प्लस को 2 बार यूज कर लिया, अब उसकी ओवरलोडिंग कर दी गई। मीन्स ऑपरेटर तो सेम है लेकिन उसको एक से ज़्यादा बार यूज करके उसका कुछ मीनिंग ही चेंज हो गया है। उसका नाम हो गया यूनरी ऑपरेटर और वो काम आ रहा है अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर के। इसको बाइनरी क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें 2 ऑपरेंड होते हैं, a प्लस बी हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है, और ये दोनों क्या हैं, इसके ऑपरेंड्स हैं। तो जब 2 ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेटर है। और जो प्लस प्लस है उसमें होता है प्लस प्लस ए या फिर a प्लस प्लस। तो इसमें एक ही ऑपरेंड यूज हो रहा है, इसलिए इसको यूनरी ऑपरेटर बोला जाता है। तो इसी तरह से हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आई, जब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर यूज हो रहे हैं, उनके पैरामीटर अलग हैं, तो उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा गया। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्लास में यूज होते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो पैरामीटर लिखे जाएंगे, जो आर्गुमेंट्स दिए जाएंगे, उनके नंबर अलग हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया तो एक में हमने 2 पैरामीटर पास कर दिए, ठीक है, दूसरे में भी 2 पास कर दिए। तो पैरामीटर के अगर नाम भी सेम है और यहाँ पे जो हमने स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया वो नाम भी सेम हो गया, तो फिर अलग कैसे हुए। तो अलग करने के लिए क्या होगा, या तो इनके पैरामीटर की संख्या अलग कर दो, एक में 2 दे रहे हो तो एक में 3 हो जाएंगे, या फिर अगर हमें 2 ही देने हैं ए बी, तो इनके जो टाइप हैं वो अलग कर दो। इंट का दे दिया तो ये वाले फ्लोट के। मीन्स जब हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करेंगे तो हमें इतना पता है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तभी होगी जब हम एक कंस्ट्रक्टर को बार बार यूज करेंगे। तो उसको डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट करने के लिए क्या होगा कि उनके जो पैरामीटर की संख्या है वो अलग हो सकती है, या फिर उनके जो टाइप हैं वो अलग हो सकते हैं, तभी वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगी। तो देखते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले हेडर फाइल लगाई, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की, प्राइवेट में लिया हमने ए बी, पब्लिक में हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर कौन सा बनाया, स्टूडेंट नाम से, और इसमें क्या हुआ, ए की वैल्यू 2 दे दी और बी की वैल्यू 3 दे दी। मीन्स यहाँ पे ए और बी को वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी, वैल्यू असाइन हो गई। वैल्यू यहाँ पे असाइन हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें पैरामीटर हैं, तो कौन सा हुआ, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसमें वैल्यू दे दी 2 और 3, जो कि यहाँ पे आ जाएगी बाद में प्रिंट जब करवाएंगे, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3। उसके बाद जब हमने आगे देखा इस प्रोग्राम को, डिस्प्ले करवा लिया हमने, a और b की वैल्यू जो है ऊपर वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे डबल कॉमास के अंदर a लिखा हुआ है और डबल कॉमास के अंदर b लिखा हुआ है। यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पे b की, और ये है एंड l मीन्स एंड ऑफ द लाइन, और ये भी एंड ऑफ द लाइन, यहाँ पे क्लास का एंड हो जाएगा। अब इंट मेन फंक्शन देखते हैं। इंट मेन में क्या हुआ, स्टूडेंट जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया s1 s2,
S1 S2 और इसमें जो पैरामीटर पास किए गए वो किए गए 5 और 7, 5 एंड 7। तो जैसे ही S1 मीन्स पहला ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, पहला कंस्ट्रक्टर जो कंस्ट्रक्टर है वो फर्स्ट टाइम कॉल होगा। तो क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर ये कॉल हो गया, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट S2 बनाया और उसमें वैल्यू पास की गई 5 एंड 7, तो वैल्यू पास किस में होगी, जिसमें पैरामीटर होंगे, जिसमें पैरामीटर होंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 5 और 7, पहले में 2 3 थी, इसमें 5 7 आ गई। इसके बाद क्या हुआ, इस पे आएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी A1 डॉट डिस्प्ले। A1 डॉट डिस्प्ले होते ही ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे A और B की वैल्यू कितनी होगी, 2 और 3, जो कि पहले थी। उसके बाद होगा ये लाइन प्रिंट होगी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर A2 डॉट डिस्प्ले। जब A2 डॉट डिस्प्ले होगा तो वैल्यू प्रिंट कितनी होगी, 5 और 7। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आया 2 और 3, क्योंकि कोई भी वैल्यू जो है पैरामीटर के थ्रू पास नहीं हुई, तो जो भी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू दी गई थी वही रहेगी। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या हुआ, वैल्यू पास की गई थी पैरामीटर्स में 5 एंड 7, तो A की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी और B की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्टर हमारा पूरा हो जाता है यहाँ पे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे।